नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। समास पढ़ने से पहले दो तीन बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वही टॉपिक है। हिंदी व्याकरण जब भी आप लोग पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, जिस स्थिति में भी आपने पढ़ा, जिस भी परीक्षा की तैयारी की आपने, जब भी समास पढ़ा, तो समास में आज आप चार टॉपिक पढ़ते हैं: संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और हिंदी व्याकरण खत्म हो जाती है। संधि में 1 महीना लगता है, समास में 20 दिन लगते हैं, उपसर्ग प्रत्यय में 7-7, 8-8 दिन लगते हैं। ऐसे करके आपका 2 महीने में पूरा हिंदी व्याकरण खत्म हो जाता है। दोस्तों, 4 टॉपिक से हिंदी व्याकरण नहीं बनती। हिंदी व्याकरण में 30 टॉपिक है और प्रत्येक टॉपिक से 1 या 2 सवाल, जिस अनुपात में भी आते हैं, सब टॉपिक से सवाल आते हैं। और इसके चलते आप लोग उन 4 टॉपिक में इतना डूब जाते हैं कि बाकी के टॉपिक है छूट जाता है। तो ये इम्बैलेंस स्टडी है। इस वजह से हमारा सिलेक्शन है वो कहीं दूर दूर तक नहीं होता, कट ऑफ से बहुत पीछे रह जाते हैं। मेरा ये मानना है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपकी स्टडी के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए और संतुलन होना चाहिए। यदि आप संधि समास पढ़ रहे हो तो 1 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उनको 2 या 3 दिन में खत्म कीजिए। विलोम शब्द है, उसमें भी आप 2-3 दिन दइए, क्योंकि वहां से जब 4 सवाल आएंगे 8 नंबर के, तो यहाँ से भी 4 सवाल आएंगे 8 नंबर के। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। और आज हम बात करेंगे समास। ये वही समास है जो कोचिंगों में और जनरली हम पढ़ते हैं। तो 1 महीने तक ये टॉपिक चलता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ। केवल इतना ही याद रहता है कि ये समास हमने पढ़ लिया हो गया, लेकिन हमें याद है ये हमें बिल्कुल पता नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे समास। मैंने प्रयास किया है और बहुत ही समराइज, और इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता ढंग से यदि समझा आपने, इसमें टाइम लगेगा आपको। ये मत सोचना कि 15 मिनट का टॉपिक है, मैंने 15 मिनट में करवा दिया तो आपको 15 मिनट में आपको याद हो जाएगा। एक बार देखने इसको 2, 3, 4, 5, 7, 8 बार देखोगे, हर बार देखोगे नई चीज मिलेगी। इसको अक्सरस माइंड में स्कैन कीजिए। यदि इतना कर लिया, एग्जाम में इस बार सवाल नहीं जाएगा। हाँ, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं मारना। प्रैक्टिस के लिए आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट केवल इतना ही है, 10 मिनट का कंसेप्ट है, ढंग से समझ लेना। एग्जाम में यदि इतना आपका क्लियर है मामला, तो एग्जाम में इससे बार सवाल नहीं जाएगा। तो आइए आज हम बात करेंगे समास। देखिए, समास की यदि हम बात करें तो समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब है पास, सम मतलब पास, आस का मतलब है बैठाना। 2 जो है शब्दों को पास पास बैठाएंगे तो उनको बोलेंगे समास। इसका मतलब ये हो गया, 2 शब्दों को पास पास बैठा रहे हैं, मिला रहे हैं। इसका मतलब हो गया हम क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं। मतलब संक्षिप्त करना। तो समास सम मतलब पास और आस सम, जिसका मतलब बैठाना। तो समास सम और आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पास बैठाना, मतलब संक्षिप्त करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे देव के लिए आल्य, देव मतलब देवता, के लिए आल्य मतलब घर, देवता के लिए घर, देवता वास्ते घर, तो देव और आल्य बन गया देवालय। तो देवता के लिए घर बोलो या देवालय बोलो, बात एक ही है। देव और आल्य को हमने क्या कर दिया, पास पास बैठा दिया, संक्षिप्त कर दिया। यही दोस्तों समास है। समास के आपसे प्रकार पूछ ले तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने टाइप के? 6 प्रकार के। अब इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें रहती है, कहीं कहीं 4 प्रकार के दे रखे होते हैं। तो मैं बता देता हूँ 4 प्रकार क्यों हैं, क्योंकि समास वैसे तो 6 प्रकार के। कौन कौन से? 1 नंबर पर ए से स्टार्ट होगा, अव्ययी भाव। 1 नंबर पर ए से स्टार्ट होगा, अव्ययी भाव। उसके बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष में 2 है, तत्पुरुष के 2 भाग है, जैसे क्रमधारय और दिगु, इसी के पार्ट माने गए हैं। तो तत्पुरुष, दूसरा तत्पुरुष और तत्पुरुष के 2, क्रमधारय और दिगु, सिंपल। तो 2, 1 और 2, 3 और 4, फिर 5वां द्वंद्व समास और लास्ट वाला छठा बहुब्रीहि समास। तो समास 6 हो गया। आपको पहले नाम याद रखने, पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, दिग्गु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष के आगे वाले 2 पार्ट तत्पुरुष का हिस्सा मानते, इसलिए कई बारी 4 प्रकार के समास कहीं की किताबों में दे रखे हैं। तो आपको दोनों चीजें क्लियर है, 4 कैसे और 6 कैसे। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे अब आप नोट्स पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें रहती है। नया बच्चा होता कुछ भी पता नहीं होता, वो बस पढ़ता रहता है। देखिए, आप पढ़ते हो, इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा होता है, इसमें पहला होता है, इसमें दूसरा होता है, इसमें संज्ञा होता है, उसमें ये होता है, उसमें तीसरा होता है, इसमें ये होता है, वो होता है। मतलब बहुत इस तरह की कन्फ्यूजन की चीजें हैं यार। आप सीधा ही याद रखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे याद रखना है।
अवयव भाव समास है, ए अनार आ रहे ए अवयव भाव 1 नंबर पर एक की नंबरिंग क्या है 1, तो इसमें प्रथम पद प्रधान है अवयव भाव में, बाकी सब में क्या द्वितीय पद प्रधान है, और बहुवीर्य में तो सबको पता है कोई अन्य प्रधान या पद या तीसरा पद क्या होता है प्रधान होता है, तो बहुवीर्य में तो अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है। अवयव भाव में याद रखो ए अनार 1 नंबर पर है तो पहला पद प्रधान होता है, बाकी सब में याद रखना हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है। अब इस तरीके की कंफ्यूजन की चीजों से आप बाहर निकलिए, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला आपको। अब देखिए, अब एक की बात कर लेंगे। सबसे पहले अवयव भाव की बात करें। भैया जब अवयव भाव पढ़ रहे हो दिक्कत कहाँ आ रही है, इसमें 2-3 नियम है। इसमें देखिए पहला पद क्या होता है अवयव होता है, नाम में ही अवयव दे रहा है कि तो पहले पद ऑटोमेटिक हो जी अवयव, या क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो अवयव भाव में पहला पद अवयव या उपसर्ग, प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है, और शब्द की जो आवर्ती, यदि शब्द की आवर्ती हो तो भी उसमें कौन सा हो जाएगा अवयव भाव समास। कैसे, जैसे अपन बात करें प्रथम पद अवयव या उपसर्ग की तो यथा कर्म। अब अवयव आपको समझना है, अवयव क्या है, वो शब्द जिस पर लिंग कारक विभक्ति चिन्ह सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, वो अवयव है। अवयव मतलब अविकारी, इसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता अवयव। जैसे शब्द है यथा कर्म, आप पहचान लो ना, सबसे पहले समाज की आपको पहचान आनी चाहिए। आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करना है ना, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल 50 काम कर रहे हो, सबसे पहले पहचान करनी है। जैसे यथाक्रम, आपको पता है यथा जो शब्द है कहीं लगा दो, यथाक्रम यथाशक्ति, तो कुल मिला के यथा के अविकारी मतलब अवयव है, तो अपने आप पता चल गया कि भैया ये अवयव समास है। पहला पद अवयव या उपसर्ग होता है, अवयव समास की पहली पहचान है। तो यथाक्रम मतलब यथाक्रम हो जाएगा कर्म के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, सिंपल, अपने आप याद रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विवाहोपरांत मतलब विवाह के उपरांत। यदि बात करें शब्द की आवर्ती वाली तो रातों रात, कहने आ खबर रातों रात फैल गई, मतलब आ खबर रातों रात फैल गई। ध्यान से सुनना, रातों रात फैल गई मतलब एक ही रात में फैल गई, इसका मतलब हो गया रात ही रात में, उसी रात फैल गई, है ना। रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, याद रह जाएगा। थोड़ा सा इसको सेंटेंस में प्रयोग करके देखना, आप जो समास विग्रह करते हैं उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज और बता देता हूं मैं, ये पद होता है जैसे यथाक्रम है, ये सामासिक पद है, और इसका विग्रह करेंगे तो यथाक्रम सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा क्रम के अनुसार। इसी तरीके से रातों रात सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा रात ही रात में, मतलब एक ही रात में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो अवयव भाव सिंपल हो गया, पहले ए अनार पहला पद प्रधान, 3 बातें याद क्या होगा, पहला पद अवयव या उपसर्ग होगा, संज्ञा विशेषण या शब्द की आवर्ती। तो पहले पहचान करनी है, विग्रह तो बहुत बात की बात है, विग्रह हो जाएगा, विग्रह में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा सा बड़ा है इसके, क्योंकि आगे भी क्या विभाजन किए गए। तो तत्पुरुष समास की बात करें तो कारक विभक्ति चिन्ह आदि का लोप होता है, तत्पुरुष में कारक विभक्ति चिन्ह आदि का लोप होता है। अब कारक थोड़ा सा आप पढ़ लेना, कारक का एक वीडियो डाल रखा है 5-7 मिनट का है, बहुत छोटा सा है, उसको पढ़ोगे तो कारक से भी सवाल आएंगे, वहां भी क्लियर होगा और यहाँ समास में भी काम आएगा। तो तत्पुरुष में एक ही बात याद रखिए, कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास है वो 4 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, सॉरी, तत्पुरुष समास 5 आगे भी टाइप है, जैसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष है, लुप्त पद या मध्य पद लोपी तत्पुरुष है। अब आपको लग रहा होगा कि यार इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, आप नाम से पता लग जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। अब तत्पुरुष को दोबारा समझिए। तत्पुरुष समास है, कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लुप्त पद, अलुक, उपपद, नए और मध्य पद लोपी या लुप्त पद। अब आप एक एक को कर लो। मेनली तत्पुरुष में आपके एग्जाम में यहीं से सवाल बनने वाले हैं। कारक चिन्ह है, लुप्त कारक चिन्ह है, जो तत्पुरुष है वो 6 टाइप के होते हैं, जैसे कि कारक 8 टाइप के होते हैं, है ना। पहला और लास्ट छोड़ दो, बीच कितना बच गया? 6 बच गया। तो 6 टाइप के होते हैं, कर्ता वालों को नहीं है ना, और नए संबोधन वालों है। तो क्रम से लेकर अधिकरण तक 6 टाइप के कारक चिन्ह तत्पुरुष होते हैं, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। कैसे? कर्म तत्पुरुष होगा, उसमें को लगेगा। आप पढ़ते थे ना, कर्ता को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ को जो होगा कारक चिन्ह वो विलुप्त होगा। कैसे? माखन चोर शब्द है, माखन चोर, ये सामासिक पद है, माखन चोर। अब आपको पता होना चाहिए माखन चोर का मतलब क्या? माखन को चुराने वाला। तो को क्या हो गया? हमने उड़ा दिया, तो माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्म के बाद आ गया करण। करण तत्पुरुष में से या द्वारा पद का लोप होगा, से या द्वारा व्यक्ति का लोप होगा, और जुड़ने का भाव या साधन का भाव इसमें होगा। जैसे कारक में आपको कारक में बताया था,
तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, मतलब तुलसी द्वारा लिखित, तो द्वारा का लोप हो रहा है ना, तो कर्ण तत्पुरुष हो गया। फिर संप्रदान, आप कहते हैं ना संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, इसमें के लिए का लोप हो गया। जैसे देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, है ना, याद रह जाएगा। इसी तरीके से अपादान, अप करते बच्चा दूर भागता, मतलब दूर जाता, अलग होने का भाव है अपादान में। जैसे पाप मुक्त, मतलब पाप से मुक्त, है ना, पद मुक्त, पद से मुक्त, मतलब अलग हो रहा है, पाप से अलग हो रहा है, पद से अलग हो रहा है। उसी तरीके से शमन तत्पुरुष, शमन प्रधान काकी के, जैसे गंगा जल, अपने बोलेंगे गंगा जल, मतलब इसका मतलब क्या, गंगा का जल, का जल किसका, गंगा का, तो का क्या हो रहा है, यहां लोप हो रहा है। नेक्स्ट याद रखो अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष में हो जाएगा मे पर का लोप होगा। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो बहुत सिंपल है। तत्पुरुष का पहला लुप्त कारक चिन्ह 6 टाइप के हैं, याद रह जाएगा। कर्म को माखन चोर, माखन को चुराने वाला, कर्ण से तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, है ना। संप्रदान के लिए जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान से अलग, अलग होना, जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अधिसंबंध का के, गंगा जल, गंगा का जल। उसके बाद अधिकरण में पर, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो तत्पुरुष का पहला लुप्त कारक चिन्ह से संबंधित 6 आपको भली बातें याद हो गए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। बहुत इजी है, थोड़ा रिवीजन करोगे तो याद हो ही जाएगा। दूसरा है तत्पुरुष में अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, प्रथम पद कारक चिन्ह विद्यमान रहता है, प्रथम पद के अंदर ही कारक चिन्ह विद्यमान रहता है। अलुक लुकड़ हुए, ठीक है। कि यहाँ धनम जय, मतलब धन को जय करने वाला, धनम जय, मृत्युम जय, मृत्यु को जय करने वाला, धनम जय, धन को जय करने वाला। कितना सिंपल है। उट पटांग, ऊंट पर टांग, उट पटांग, कहां नहीं, ऊट पटांग सवाल है, मतलब इसका समास विग्रह हो जाएगा ऊंट पर टांग, मतलब ये पर है, में है, ये क्या इसमें छुपे हुए हैं, तो अलुक तत्पुरुष में ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष तो और ही सिंपल है, दूसरा पद प्रत्यय होता है उपपद। जैसे जल चर, जल में विचरण करने वाला। द्वीप है, मैं बहुत बार बताता हूं, द्वि मतलब 2 बार, पै पीने वाला, 2 बार पीने वाला, तो ये उपपद तत्पुरुष है। जैसे नभचर, इस तरीके से। उसके अलावा नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, नए का मतलब हो गया नो, नो मतलब नेगेटिव, निषेधात्मक वाक्य। नए तत्पुरुष में क्या होगा, प्रथम पद में नए, ना भी, नए ना को मतलब नो ही हो गया, या ए का मतलब अब्सेंट हो गया, अन अब्सेंट, अन, ये निषेधात्मक प्रसर्ग लगेंगे तो नए में नो आएगा। जैसे ए कारण मतलब नए कारण, ए आ गया ना, देखो ए आ गया है ना, ए, ये देखो ए, तो अन मेल, नए मेल, तो नए तत्पुरुष है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट है लुप्त पद या मध्य पद लोप। इसमें क्या होता है, बीच का पूरा पद ही विलुप्त हो जाता है, बीच का पूरा का पूरा पद ही विलुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही बड़ा का मतलब क्या हो गया, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा मतलब दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही और बड़ा में बीच का है ना, में डूबा हुआ पूरा गायब है। जैसे स्वर्णहार, स्वर्णहार, सोने से बना हार, से बना जो पूरा मध्य पद है, पूरा है ना विलुप्त हो गया। देखो कितना सिंपल है। हालांकि एग्जाम में तत्पुरुष में आपके कारक से संबंधित है ना, ये लुप्त कारक 6 टाइप के यहाँ से सवाल पूछेंगे, यहाँ से बहुत कम आने के चांसेस है, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल है। लुप्त पद में मध्य पद लोप, पूरा पद चला गया। नए में नेगेटिव है, उपपद में द्वीप है, नभचर है, जलचर ऐसे आ जाएगा। अलुक में धनमजय, मृत्युंजय। कितना सिंपल है ये तत्पुरुष समास, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तत्पुरुष के 2 भाग माने गए हैं, क्रमधारय समास और द्विगु। तो सबसे पहले क्रमधारय को पढ़ लेते हैं। क्रमधारय में एक चीज याद रखोगे, आपको याद रह जाएगा, क्रमधारय, कर्म, अरे कर्म करेंगे तो लोग हमें जानेंगे। कर्म करेंगे, काम, कोई भी काम करता है, अच्छा काम करता है, उसकी विशेषता होती है। कोई आदमी काम अच्छा काम करता है, उसकी विशेषता होती है, मतलब विशेषण विशेष्य का बोध होता है, या उपमेय उपमान का। तो इजी हो गया, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य। भाई काम करेंगे, कर्मधारय, भाई कर्म को जो धारण करेगा उसको लोग उपमा देंगे ना, वो उसकी विशेषता बताएंगे, तो विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का बोध होगा। बहुत सिंपल है। कैसे, नील कमल, भैया ये कमल है, उसकी विशेषता बता रहा है, नीला है ना, तो नील कमल का मतलब हो गया ना, विशेषण विशेष्य का बोध हो गया, तो जो मतलब नीला है जो कमल, सिंपल। इसी तरीके से वचनामृत है ना, वचनामृत, वचनामृत मतलब वचन है वो किसके जैसे, अमृत जैसे है, तो अमृत के समान वचन, वचनामृत है ना, अमृत के समान क्या है, वचन। तो हो गया उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य।
कर्मधारय है, बहुत सिंपल। द्विगु, द्वि का मतलब क्या है? दो, द्वि का मतलब क्या है? दो। दो संख्यावाची पद है कि नहीं है? द्विगु का मतलब, द्वि मतलब क्या? दो। दो संख्यावाची पद है, संख्यावाची पद है, इसका मतलब हो गया यहां पद क्या होगा? एक पद संख्यावाची होगा। एक पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। और समस्त पद एक समूह का बोध कराएगा, एक समूह का बोध कराएगा। जैसे चौराहा, चौराहा संख्यावाची पद हो गया ना, चौ मतलब चार, चौरायो क्या नहीं? चौरायो मतलब चार राहों का समाहार। लेखक द्वय, अले गुरुजी इंगमा तो संख्यावाची है ही को नहीं। अरे भाई जरूरी नहीं कि हमेशा पहला पद संख्यावाची हो, कई बार दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। लेखक द्वय मतलब दो, दो लेखक, दो लेखक, इसका समास विग्रह हो जाएगा दो लेखक। पक्ष द्वय, दो पक्ष, ऐसे याद रखना। द्विगु तो और इजी है, द्विगु दो मतलब संख्यावाची, एक पद संख्यावाची होगा, ज्यादातर पहला संख्यावाची होगा, लेकिन कभी कभार दूसरा भी संख्यावाची होगा और एक समय का बोध कराएगा। सर चौमासा हो जाएगा चार माहों का समाहार। पंचवटी हो जाएगा पांच वटों का समाहार। बहुत सिंपल है भाई। इसके बाद याद रखिए द्वंद्व, द्वंद्व याद रखिए। देखो बीच में आधो ने अठई द्वय मतलब बराबर है, द्वय द्वय के समान है। इंग मतलब यहां जो पद होंगे वो समान वेटेज के होंगे और बीच में योजक चिन्ह लगाया होगा, है ना, समान वेटेज के होंगे और बीच में योजक चिन्ह लगाया होगा। इसमें सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ज्यादातर दो ही पद है, लेकिन कई बार दो ज्यादा भी होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब आप समास विग्रह करांगा तो बीच में तथा एवं आदि वगैरह लगावांगा। किया द्वंद्व समास समझने वास्ते इन्हें फिर आप चार भागा मट दियो। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और संख्यात्मक वैकल्पिक द्वंद्व। ये नाम याद रहे या नहीं रहे, लेकिन इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना आपको, क्योंकि द्वंद्व समास के एग्जाम्पल मैंने थोड़ा इसलिए कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। इतरेतर जो है द्वंद्व, उसमें क्या होता है? जैसे माता पिता बराबर वेटेज के तो माता और पिता। तन मन धन, मैंने कहा ना सभी पद प्रधान होते हैं। वैसे तो नॉर्मली दो ही पद होते हैं, लेकिन कई बार दो से ज्यादा होते हैं। जैसे तन मन धन, तो इसका कैसे होगा? जैसे माता पिता दो ही थे, तब तो अपने बीच में और लगा दिया। दो से ज्यादा हो गया देखो, तो उसने तन मन धन से देश सेवा की, मतलब तन मन धन। तो तन और मन के बीच में कोमा, आपको अब आपको विराम चिन्ह पढ़ा रखा है, आप वहां जाकर देखिए, है ना, वो क्लास देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपका सवाल रहता है कि सर समास विग्रह करनो आवे को नहीं, अब मंठा कौन पढ़े? भाई ठा जद पढ़ा हुआ पढ़ाई करोगा, है ना, तो वो थोड़ा विराम चिन्ह वाला देख लेना। तन मन धन तीन है, तो पहले दो के बीच में क्या लगा देंगे? कोमा, अल्प विराम। तन कोमा मन, लास्ट दो में और लगता है, तन कोमा मन और धन, मतलब तन मन और धन, इसका समास विग्रह ये होगा। 64 या ध्यान रखना, 64 में याद रखना, आप ये मत सोच रहे 64 में वो चो आ गया तो मतलब संख्यावाची नहीं। 64 में याद रखना, 64 मतलब 60 और 4, तो 60 और 4 और लगाएंगे बीच में ना, तथा और आदि, है ना, और जैसे 60 और 4, है ना, 64 मतलब 60 और 4। इतरेतर द्वंद्व है। फिर याद रखिए समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व मतलब कैसे? जैसे जी जान, वो जी जान से मेहनत कर रहा है, जी जान से मेहनत कर रहा है। इसमें याद रखना जी कोमा जान आदि, जी जान आदि, जी और जान मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जी जान आदि। चाय वाय, चाय और वाय मत कर देना, चाय आदि, है ना, याद रह जाएगा। खाना वाना, खाना आदि, खाना वाना में खाना और वाना मत लगाना, खाना वाना में खाना आदि, पीछे आदि लगेगा। फिर याद रखिए वैकल्पिक द्वंद्व है, जिसमें एक विकल्प को अपन क्या करना है? ऑप्शन को, है ना, सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या? जैसे जीवन मरण, कहते हैं ना ये तो मेरे जीवन मरण का सवाल है, या तो जीने का और या मरने का, एक ही विकल्प है। तो जीवन मरण में जीवन या मरण विकल्प है, या लगेगा। आजकल कहते हैं ना, मैं यार तेरा काम आजकल में कर दूंगा, मतलब या तो आज या कल, तो आज या कल। लाभ हानि, लाभ या हानि और मत लगा देना, यही चीज समझने वाली है। नेक्स्ट याद रखिए संख्यावाची वैकल्पिक द्वंद्व है ना, संख्यावाची, इसमें भी विकल्प है, इसमें विकल्प है, लेकिन यहाँ संख्यावाची कैसे, है ना। कह तुम वहां कितने लोग थे? कि यार वहां हम 2-4 लोग थे, हम वहां 2-4, ये मत कर देना 2 और 4, ये भी मत कर देना 2 या 4, वहां 2-4 लोग थे, मतलब 2 से लेकर 4 तक, तो 2 से 4 तक। कहना यार 1,00,000-2 लाख रुपए की बात आप कर लो ना, 1,00,000-2 लाख रुपए की बात आप कर लो ना, मतलब या तो लाख और लाख से लेकर 2 लाख तक, ये रेंज बता दी, मतलब लाख से 2 लाख तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये द्वंद्व समास, फिर कह रहा हूं बहुत ईजी है। जैसे मैं बताऊं आपको, लाल बाल पाल,
आप कमेंट में लिखकर बताना कि लाल बाल पाल में कौन सा समास है और समास विग्रह करके बताना। नेक्स्ट देखिए द्वंद्व में, फिर बता देता हूँ, इसमें मूलतः 2 ही पद होते हैं, लेकिन कई बार 2 से ज्यादा भी होते हैं, सब बराबर वेटेज के होते हैं। इसमें विग्रह करते टाइम या, एव, अधा और इस तरीके से लगाते हैं, आदि वगैरह लगाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, इसको एक बार और देखोगे 100% क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं बहुव्रीहि समास की, जो लास्ट वाला है। इसमें क्या होता है, न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा कोई तीसरा या अन्य पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। और दूसरा चीज, इसमें ज्यादातर उदाहरण होते हैं वो पौराणिक होते हैं, है ना, पौराणिक होते हैं। जैसे चतुर्भुज है, पीताम्बर है, लंबोदर है, दशानन है। मैं फिर बता देता हूं। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। देखिए 6 समास थे, अव्ययभाव ए, एक पहला पद प्रधान, बाकी सब में द्वितीय पद प्रधान, जबकि बहुव्रीहि में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान। इसके उदाहरण ज्यादातर पौराणिक होते हैं, जैसे वाग देवी, है ना, वाग देवी, वाक की है जो देवी अर्थात सरस्वती। इसी तरीके से मुरारी, है ना, मुरारी, मुरारी याद रखिए, मूर का है जो, अरे अब शब्द भंडार तैयार नहीं होगा तुम्हें, यदि मैं फिर बता देता हूं, आप संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में घुसे रहते हो, जब आपका वोकेब तैयार नहीं होगा, तुम कितने नियम पढ़ लेना, अप्लाई कहां करोगे, आपका वोकेब भी अच्छा नहीं है। तुम्हें अरी का मतलब नहीं है, अरी छोटा अरी का मतलब क्या है, बड़े अरी का मतलब क्या है ना, मूर का मतलब क्या है, मधु का मतलब क्या है, तो फिर नियम फेल हो जाएंगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, वोकेब थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। मुरारी मतलब मूर का है जो अरि, मूर मतलब मूर नाम का राक्षस है, उसका अरि, अरि का मतलब शत्रु, श्री कृष्ण मुरारी, मुरारी श्री कृष्ण का प्रयोग शब्द है ना। इसी तरीके से मध्वरी, मधु नाम के राक्षस का है जो अरि, मध्वरी। तो मुरारी मूर का है जो अरि अर्थात श्री कृष्ण मध्वरी, मध्वरी भी हो जाएगा, मधु राक्षस का है जो अरि, मध्वरी, है ना। इसी तरीके से ये तो चलो कॉमन है, पौराणिक हो गए, लेकिन ये कुछ शहर जो है और वो भी किस में आ जाएगा, बहुव्रीहि में। जैसे जयपुर, जयपुर याद रखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जय और पुर 2 शब्द है। जय, राजा जय सिंह ने बसाया जिस पुर को, पुर मतलब होता है नगर, राजा जय सिंह ने जिस पुर को बसाया, जयपुर मतलब एक शहर। इसी तरीके से उदयपुर, जोधपुर, ये सब किसके उदाहरण है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। मैं फिर बता रहा हूँ, चीज आपको ऐसा लग रहा है कि ये 10-5 मिनट में क्लियर हो गई, लेकिन ये मतलब रियल में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने प्रयास किया है कि इतना शॉर्ट, और मुझे लगता है इससे बेहतरीन समास हम पढ़ ही नहीं सकते, इससे छोटा समास हो नहीं सकता, इससे और हम संक्षिप्त कर ही नहीं सकते। इसको आप बार-बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए, आपका माइंड इसको स्कैन कर लेगा, एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। 1 मिनट में फिर रिवीजन करवा दूं। समास सम और आस मतलब पास बैठना, संक्षिप्त करना। जैसे देव के लिए आल्य, देवालय, और कमेंट में बताना देवी के लिए आल्य के लिए क्या बोलेंगे। 6 टाइप के अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष बाकी सब में द्वितीय पद, और बहुव्रीहि में अन्य पद या कोई तीसरा पद। कर्मधारय में अव्ययभाव में पहला पद, अवयव में विशेषता बता रहा हूं, अवयव या उपसर्ग या शब्द की पुनरावृत्ति, बहुत सिंपल है, यथाक्रम, रातों रात। नेक्स्ट तत्पुरुष में कारक विधि चिन्ह का लोप होता है। ये 5 टाइप के हैं। लुप्त कारक चिन्ह है, जैसे मूल कारक यही है, अलुक हो जाएगा, उपपद हो जाएगा, नय होगा, लुप्पद हो जाएगा। उसके बाद कर्मधारय, कर्म करेगा, उसकी विशेषता होगी, विशेषण विशेष है, उप में उपान, नीलकमल उसका उदाहरण हो जाएगा। दिगु में संख्यावाची, याद रखना, लेखक द्वय, पक्ष द्वय, है ना, चौराया, चौमासा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वंद्व। द्वंद्व में सभी पद बराबर वेटेज के होंगे, और अपन समास वगैरह करते टाइम और या, एव आदि इसका प्रयोग करेंगे। बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होगा, तीसरा पद, और ज्यादातर उदाहरण इसके क्या होते हैं, पौराणिक होते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सवाल आपको दिए जिनका आंसर आप कमेंट में बताना। देखिए हलधर समास का, पहले देखिए समास पढ़ने का बहुत बेहतरीन तरीका यही, आप पहले समास का नाम फाइंड आउट कीजिए। समास विग्रह बाद की बात, आप करते कि आप सीधा समास विग्रह करते हो। अरे भैया, जब काम स्टेप बाय स्टेप कीजिए, सबसे पहले समास का नाम, उसके बाद समास का विग्रह। देखिए हलधर, दूसरा मनोदरी, 25, दूध रोटी, दुधारी, पक्ष द्वय, मुनिवर, सदाचार, सर्वज्ञ, ज्ञानयुक्त, श्रमजीवी, जिलावर्त, सत्याग्रह, हस्तगत। इसमें न केवल आपको समास का नाम बताना है, बल्कि समास विग्रह भी करना है। मैं फिर बता देता हूं, समास आरएस मेंस में यहां से सवाल पूछे जाते हैं, आरजेएस में सवाल पूछे जाते हैं, एपीओ, जेएलओ, और ये जो आपका अभी पीएसआई, एसआई का जो एग्जाम होगा, इसमें कम से कम 4 सवाल आएंगे, 4 × 2, 8 नंबर
के सवाल आएंगे यहाँ से डायरेक्ट, और मैं फिर कह रहा हूँ इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। पीछे का पेपर उठा के देख लेना और जितने भी पेपर हैं उठा कर देख लेना। इसके अलावा रीट में यहाँ रीट और पटवार ग्राम सेवक वो तो है ही है, जितने भी सारे एग्जाम है यहाँ से सवाल आते हैं। सेकंड ग्रेड की बात कर लो तो यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे, और मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसको बार बार पढ़िए, तभी जाके आपको कंठस्थ होगा। बाकी घंटा गिणनों कभी सिलेक्शन कोनी है, पेज गिणनों कभी सिलेक्शन कोनी है, मोटी किताब पढ़नों कभी सिलेक्शन कोनी है। सिलेक्शन तब होगा जब आप चीज़ों को आत्मसात करोगे, 100% अक्षरश समझते हुए याद करोगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।